नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी एम.कॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी जो आपका एक टॉपिक है एक यूनिट का, उस पर अपन प्रकाश डालेंगे, जिसको अपन कार्य अध्ययन यानी जो है वो वर्क स्टडी, जिसमें टाइम एंड मोशन स्टडी का वर्णन किया जाता है, यानी समय और गति अध्ययन। तो ये इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, ये अपने को यहाँ पर समझना है। देखिए, जब किसी भी काम को जब सही ढंग से करना होता है, सही तरीके से करना होता है कि वो सही तरीके से हो, यह दूसरी बात वो मितव्ययतापूर्वक हो और समय सीमा में हो, यानी अच्छे ढंग से हो, इकोनॉमिकली हो और गिवन टाइम के अंदर हो, तो फिर ऐसे कार्यों को उप कार्यों में बांटा जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे अनावश्यक जो क्रियाएं हैं वो हटाई जा सकें और मानव, मशीन, मटेरियल, यानी जो जिनको हम 3M कहते हैं, तो ये मैन, मशीन और मटेरियल को व्यर्थ में जाने से रोका जा सके। तो ये एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें जो वेस्टेज हैं वो रुकते हैं। अनावश्यक क्रियाएं जब हटती हैं तो उससे समय की बचत होती है और लागतें भी कम होती हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए इसका नाम टाइम एंड मोशन स्टडी है, जिसका मतलब ये है कि काम ढंग से हो, मितव्ययतापूर्वक हो और समय पर हो। तो इसके अंदर जो मानव श्रम है उसका एक्चुअल में जो है वो सभी दृष्टिकोणों से उसका अध्ययन किया जाता है, मानव श्रम का। और इसके अंतर्गत जो कार्य का जो अध्ययन है उसको हम दो अंतर्निर्भर प्रविधियों का इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इंटरडिपेंडेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। पहला तो इसमें है विधि अध्ययन करना। विधि अध्ययन का यहाँ मतलब ये होता है कि इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी कार्य किस प्रकार से उसको पूरा किया जाए, यानी किस ढंग से पूरा किया जाए उसको सही ढंग से। तो इसके अंतर्गत वो विधि आ गई उस काम करने की। और दूसरा जो है वो समय अध्ययन है, यानी टाइम्स की स्टडी है, जिसमें किसी भी कार्य में लगने वाले समय से संबंधित समस्या का अध्ययन किया जाता है। तो समय और उस कार्य करने की विधि, ये दो इसके महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो कार्य जो अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी भी संक्रिया को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का निश्चय करना होता है। ये हम जानते हैं कि जब काम करने की विधि कहीं जब हम पता नहीं होगा तो हम कहाँ से रवाना होंगे और हम कहाँ जा कर के उसको फिनिश करेंगे, ये पता नहीं होगा। तो इसलिए विधि पहले तय होती है, जिससे व्यर्थ में बर्बाद होने वाले समय को बचाकर उसको उत्पादन में वृद्धि की जा सके। ये कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। और इस कार्य अध्ययन की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, जो इसकी उपयोगिता है वो इस प्रकार से होती है। समय समय पर जो विभागीय दक्षता की हम जांच की जा सकती है। इसकी उपयोगिता ये है कि कौन सा विभाग अपनी दक्षता के ऊपर काम कर रहा है, कौन से कम दक्षता पर काम कर रहा है, कौन से अपनी पूरी दक्षता से काम कर रहा है, इस बात का अध्ययन है वो इस वर्क स्टडी के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के काम का, उसके टारगेट्स का, उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरा ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा श्रमिक तेजी से कार्य करता है और कौन सा श्रमिक सुस्त है, किस श्रमिक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और किसको बदला जाना चाहिए, किसको उसके पुरस्कार का इनाम मिलना चाहिए, किसको बोनस मिलना चाहिए, किसकी मजदूरी कटनी चाहिए। ये सब बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। परमाप समय और सामान्य समय के प्रकरण द्वारा परमापित लागत और वास्तविक लागत में विचरण का अध्ययन भी संभव हो सकता है। ये भी अपन जानते हैं कि इसमें एक तो स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण होता है और एक नॉर्मल टाइम का निर्धारण होता है। क्योंकि अपन एक बात भी जानते हैं अच्छी तरह से कि नॉर्मल टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की कुछ बीच में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं या छोटी मोटी जिसके कारण से टाइम वेस्टेज ज़रूर होता है। तो उसको भी कंसीडर करते हुए जो है वो समय निर्धारित किया जाता है।
तो जो एक्चुअल कॉस्ट और जो स्टैंडर्ड चीज़ें, जो कॉस्ट या स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम है, उसके बीच की जो डिफरेंस, इसको वेरिएंस कहते हैं, उसका पता इसके अंतर्गत लगाया जाता है। उसका अध्ययन भी किया जाता है। श्रमिकों के लिए बहुत सी मोटिवेशनल स्कीम्स लागू की जाती हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो उन योजनाओं को लागू करने के लिए भी इसकी अध्ययन की, ऐसे निर्णय जब लेने होते हैं तो उसके लिए भी इसकी उपयोगिता होती है। कोई भी जो अनावश्यक क्रियाएं होती हैं, जो फालतू की क्रियाएं होती हैं, उनके हटने से श्रमिकों की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो न की जाए तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके कारण से टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ को हटाने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो ये इस वर्क स्टडी के मुख्य फ़ायदे होते हैं। अब ये अपन कहते हैं कि इस वर्क स्टडी के का मेजरमेंट, कार्य का मापन यानी वर्क का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो कार्य मापन में कार्य की मात्रा और उस कार्य को करने में जो श्रमिकों द्वारा जो लगाया गया समय है वो इसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। मतलब मापन, कार्य का मापन कैसे होगा? कार्य का मापन जो कार्य की मात्रा है उस दृष्टि से होगा कि भाई कितनी मात्रा, जैसे मान लो उत्पादन के बारे में कहा कि कितना माल का उत्पादन किया श्रमिकों ने, तो ये इसकी एक माप हो गया कि कितनी यूनिट्स बनाई। लेकिन दूसरा, इसको हम एक पक्षीय कहेंगे, जब तक ये नहीं बताओ कि ये कितने समय में किया तब तक हम उसको उसका मेजरमेंट सही नहीं कह सकते। तो मेजरमेंट में दोनों बातें आती हैं, कार्य की मात्रा और उसमें लगने वाला समय। हमें यूँ भी कह सकते हैं कि प्रति समय इकाई पर कितनी मात्रा उत्पादित होनी चाहिए। हाँ, कि प्रति समय इकाई पर कितनी मात्रा उत्पादित होनी चाहिए, उत्पादित हुई, है ना। तो कार्य की मात्रा का माप हो गया। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं प्रति उत्पादित होने वाली इकाई में कितना समय लगना चाहिए या वास्तव में कितना समय लगा। तो दोनों ही बातें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं कि एक इकाई समय में कितना उत्पादन और एक इकाई उत्पादन में कितना समय लगा। ये दोनों बातें हैं वो इसकी वर्क मेजरमेंट में आती हैं। कार्य माप में मुख्य रूप से समय अध्ययन, कार्य निदर्शन, प्रमापित समंक, कार्य अध्ययन समंकों का विश्लेषण आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं इसमें समय अध्ययन जो होता है ये, क्योंकि इसमें ये एक बहुत विस्तृत तरह की का एक ये है, हम ये कह सकते हैं कि एस्पेक्ट होता है इसके अंतर्गत, जिसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। केवल टाइम स्टडी नहीं, उसका जो वर्क सैम्पलिंग है, जो स्टैंडर्ड डाटा हैं, जो वर्क स्टडी संबंधी जो डाटा का विश्लेषण संश्लेषण है, ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के अंदर जो टाइम स्टडी है उसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसलिए समय अध्ययन जो है उसको मुख्य रूप से जो है वो अपने इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है। तो समय अध्ययन के अंदर मुख्य रूप से सामान्य समय का निर्धारण और प्रमाप समय के निर्धारण को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। समय अध्ययन के अंतर्गत समय को मापने के श्रमिक के काम करने की दर, मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, समय को कैसे मापा जाता है, श्रमिक के काम करने की दर, समय को मापने के लिए उसके काम करने की दर, श्रम के थकान, आराम आदि के समय का समायोजन, ये इसके अंतर्गत जो है वो करके और प्रत्येक क्रिया के प्रभावित समय का पता किया जाता है। तो ये सारा काम इसके अंतर्गत जो है वो समय अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है। तो अब देखिए सामान्य समय जो होता है, क्योंकि समय केवल उत्पादन का नहीं होता है कि उस उत्पादन के समय के दौरान कुल मिलाकर के कितना समय कंज्यूम हो जाता है। एक व्यक्ति एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक भी जाएगा, फैक्ट्री गेट के अंदर एंटर होने करके मशीन तक भी जाएगा, बीच में वो वॉशरूम भी जाएगा, तो बीच में कुछ उसका रेस्ट टाइम भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके की इस प्रक्रिया में भी कुछ समय लगता है। और तो इन सब बातों को इसमें ध्यान में रखते हुए सामान्य समय और प्रमापित समय का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो होती है कि नॉर्मल टाइम जो होता है वो क्या होगा। सामान्य रूप से अच्छे कार्य दिवस में होने वाला कार्य जो होता है, किसी भी अच्छे कार्य दिवस में होने वाला कार्य वो सामान्य कार्य कहलाता है। तो वो नॉर्मल टाइम का हम कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए देखिए जो ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस होती है उसको परफॉर्मेंस रेटिंग से गुणा कर देते हैं तो नॉर्मल टाइम आ जाता है। नॉर्मल टाइम कैसे आता है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग, ये इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल टाइम निकालने का। और ऑब्जर्व परफॉर्मेंस कैसी होती है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि टाइम वर्कड, कितने घंटे काम किया, और उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस का भाग दे देते हैं
तो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस आ जाती है। यानी किसी भी जैसे एक व्यक्ति की कार्य क्षमता का जो पता लगता है, उसकी परफॉर्मेंस का, वो कैसे पता लगता है कि उसने जितनी यूनिट्स का उत्पादन किया उनका जब हम भाग दे देते हैं उसके काम किए हुए घंटों में या टाइम में, घंटे की जगह उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितने मिनट उसने काम किया, उसमें कितनी इकाइयाँ बनाई, उनका भाग दे देते हैं, तो पर यूनिट उसके काम करने की जो दर आती है वो उसका ऑब्जर्व परफॉर्मेंस होती है। एक इकाई में कितना समय लगा, एक इकाई को उत्पादन में कितना समय लिया, ये उसकी ऑब्जर्व परफॉर्मेंस होती है। टाइम वर्कड, अब इसमें अंदर टाइम वर्कड की बात हुई कि कितने घंटे काम किया, कितने मिनट काम किया, ये कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें जो टोटल टाइम शिफ्ट में होता है, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें से हम आइडल टाइम को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो टोटल टाइम इन द शिफ्ट में से आइडल टाइम माइनस करने पर वो टाइम वर्कड आ जाता है। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए अब 8 घंटे का टाइम है, उसके अंदर अगर 20% अगर आइडल टाइम चला जाता है, तो फिर वास्तव में जो टाइम काम किया गया है वो तो 20% लेस करके ही होगा। तो इस तरीके से जो है वो टाइम वर्कड निकाला जाता है। तो अब जब टाइम वर्कड निकालना अपना आ गया, जब परफॉर्मेंस रेटिंग अपने को निकालनी है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस निकालनी आ गई, तो परफॉर्मेंस रेटिंग आपको दी जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस की रेटिंग क्या है, वो 120% है, 110% है, 90% है, जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल टाइम आ जाएगा। अब बात दूसरी आती है प्रमाप समय की। जब सामान्य समय में श्रम, थकान, वॉशरूम, आराम, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का समय आदि के कारण से जो होने वाला विलंब होता है और मशीन खराब होने, सामग्री कम पड़ने आदि से संबंधित समयों को जोड़ दिया जाता है, तो ये प्रमापित समय आ जाता है। ये बात इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट हुई। प्रमापित समय जो होता है वो हम इन सबको जोड़ने पर आता है। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड टाइम को अपन दो तरीके से इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। पहला तो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस इनटू नॉर्मल टाइम, यानी जिसको हम 1 प्लस अलाउंस कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम इनटू 1 प्लस अलाउंस। ऊपर अपने लिखा कि नॉर्मल टाइम में हम अलाउंस का नॉर्मल टाइम से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देते हैं तो तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है, यानी नॉर्मल टाइम में अलाउंस को जोड़ा जाता है। दूसरा इसके अंदर सही तरीका ये होता है कि नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस अलाउंस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। तो ये एक तरह से यही बात हुई कि जो एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है उसको नॉर्मल टाइम में जोड़ने पर स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। दूसरा ये कब होता है, जब जो भी अलाउंस है, अलाउंस का मतलब यहाँ पर रेस्ट, फैटिग अलाउंस, जैसे उसमें अपने कहा वॉशरूम एट्सेट्रा करने के लिए थकान आदि के कारण से जो होने वाला वेस्ट है वो, तो वो जो उसका जो अलाउंस, उसको हम अलाउंस कहते हैं कि कितने परसेंट है वो, 10%, 20%, जितना भी होता है अलाउंस दिया जाता है, तो वो उसमें ऐड होता है। तो उसी अगर ये इस तरीके का जो अलाउंस होता है ये टोटल टाइम के ऊपर है, टोटल टाइम के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में अपन जो फॉर्मूला लेते हैं वो क्या लेते हैं, और नॉर्मल टाइम पर है, तो अगर ये नॉर्मल टाइम पर है तब तो ये 1 प्लस अलाउंस और नॉर्मल टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये टोटल टाइम के ऊपर है, अगर ये स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर है या टोटल टाइम पर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड टाइम पर अगर है तो स्टैंडर्ड टाइम तो अपने को अब कैलकुलेट करना है, और हम स्टैंडर्ड टाइम पर ही अलाउंस निकाल रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल टाइम अपॉन 1 माइनस अलाउंस कर देते हैं। ये फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात एक ही हुई कि हमें स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम कैसे निकालना है ये हमने को पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे निकालते हैं इसके लिए दो इक्वेशन यूज़ की जाती हैं। पहली इक्वेशन जो होती है वो तो अलाउंस जब नॉर्मल टाइम पर होती है तब तो हम नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस अलाउंस कर देते हैं ब्रैकेट में, और अगर स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर अगर अलाउंस है तो नॉर्मल टाइम अपॉन 1 माइनस अलाउंस कर देते हैं। ये तरीका होता है दोनों इक्वेशंस के को निकालने के लिए। और अब देखिए यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसके अंदर जो है वो जो उदाहरण अपने लिया है वो एग्जांपल इस तरीके से है, ये देखिए हाँ, ये इसमें एक एग्जांपल है जिसमें जैसे अपन ने बताया
कि भाई जैसे नॉर्मल टाइम है वो 1 मिनट पर यूनिट है, नॉर्मल टाइम 1 मिनट पर मिनट है, और अलाउंस है वो 15% है, और शिफ्ट मान लीजिए 8 घंटे की एक शिफ्ट है। तो ये अपने को बताया गया है, और इसके द्वारा अपने इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इक्वेशन, पहली जो इक्वेशन है उसके अनुसार जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। हाँ, नॉर्मल टाइम 1 मिनट पर यूनिट है, अलाउंस 15% और शिफ्ट है वो 8 घंटे की एक शिफ्ट है। अब देखिए यहाँ पर पहले ही जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए नॉर्मल टाइम इंटू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस अलाउंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे 1 प्लस 0.15 हो गया, 15% का मतलब 0.15, ये अलाउंस है। अलाउंस का मतलब वही जो उसके थकान वगैरह के कारण वॉशरूम जाने के लिए और इस तरीके के जो समय लगता है जिसकी उसकी छूट दी हुई है कि भाई ये तो होगा ही, जिसको रोक नहीं सकते आप। तो 1 प्लस 0.15 उसको ऐड किया तो 1.15 आ गया, श्योरली 1.15 आएगा। 0.15 को इसमें मल्टीप्लाई इसमें जोड़ दिया नॉर्मल टाइम में, तो ये 1.15 आया। ये 1.15 क्या कहता है कि एक जो यूनिट है उसको उत्पादन के लिए 1.15 मिनट का समय लगेगा, 1.15 मिनट का समय उसमें लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.15 मिनट के अंदर एक इकाई उत्पादित की जाएगी। ठीक है, तो एक इकाई उत्पादित होनी चाहिए, एक इकाई उत्पादित होनी चाहिए 1.15 मिनट में। तो 8 घंटे के अंदर 480 मिनट होते हैं, तो 480 मिनट में कितनी इकाइयाँ पैदा हो जाएंगी? 1.15 में 1, 480 में इंटू 400, ऊपर 480 कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में 417 इकाइयाँ उत्पादित होनी चाहिए। तो ये 417 इकाइयाँ जो आई वो परमाप इकाइयाँ आई। ये परमाप इकाइयाँ जब 417 उत्पादित होनी चाहिए, तो इन 417 इकाइयों के अंदर 1 मिनट के अंदर एक सामान्य समय है वो 1 मिनट है, यानी एक इकाई के बनाने में 1 मिनट लगता है। तो 417 इकाइयों के अंदर 417 मिनट नॉर्मल टाइम लग जाएगा। ये टाइम वर्किंग का टाइम होगा, यानी वास्तव में जो काम करने का समय होगा वो 417 मिनट ही काम 417 मिनट ही होगा। हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले के द्वारा जो परमाप इकाइयाँ आती हैं उन परमाप इकाइयों को नॉर्मल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह समय आएगा जो कि वास्तव में वर्किंग का समय होगा, जितने घंटे काम होगा। कुल मिलाकर के 480 मिनट थे। इन 480 मिनट में 417 मिनट तो काम के हुए, यानी वास्तव में उनमें काम होगा क्यों, और बाकी जो मिनट बचे 63 मिनट, उन 63 मिनट में क्या है वो अलाउंस थकान आदि के कारण से होंगे। तो बाकी जो 417 इकाइयाँ हैं, जो 63 मिनट हैं, वो एक तरह से वो अलाउंस के हो गए, यानी उससे समय थकान आदि के कारण से समय खराब हुआ। तो वास्तव में 480 मिनट में से काम कितने हुआ? 417 मिनट ही काम हुआ, 63 मिनट बेकार हो गए। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? दूसरी इक्वेशन के अंतर्गत अगर मान लीजिए अलाउंस स्टैंडर्ड टाइम पर है तो हम नॉर्मल टाइम अपॉन 1 माइनस अलाउंस करेंगे, और नॉर्मल टाइम अपॉन 1 माइनस अलाउंस करेंगे तो एक इकाई के ऊपर समय लगेगा 1.176, और इस तरीके से 8 घंटे के अंदर वास्तव में कितनी इकाइयाँ उत्पादित की जाएंगी? 408 इकाइयाँ उत्पादित होंगी। अब 408 इकाइयों को जो है वो 1 मिनट नॉर्मल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 मिनट लगेंगे, और 408 मिनट लगने का मतलब बाकी 72 मिनट्स जो हैं 480 मिनट में से वो बेकार हो जाएंगी, और वास्तव में काम 408 मिनट ही होगा, और 72 मिनट जो होंगे वो अलाउंस के होंगे, 72 मिनट अलाउंस के होंगे। तो इस तरीके से ये जो इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है इन दोनों का, हम ये इससे यह समझ पाए कि वास्तव में हमें ये पता लग जाता है कि कितना उत्पादन, परमाप उत्पादन होगा
परमाप समय के हिसाब से जब हम निकाल लेते हैं परमाप समय, तो स्टैंडर्ड टाइम जब निकल जाता है तो हमारे को ये पता लग जाता है कि कितनी इकाइयाँ उत्पादित हो सकेंगी, और जितनी उत्पादित हो सकेंगी उस उत्पादन की मात्रा का जब अपने को पता लग जाता है कि इतनी होंगी, वास्तव में कितनी होंगी एक अलग बात है, लेकिन हमारा ये जो अनुमान है वो ये कहेगा कि हमारे द्वारा जो उत्पादन है वो कितनी इकाइयों का होगा। अब एक्चुअल में कितनी होती है ये अलग बात है। तो जितने उत्पादन होगा उस उत्पादन को जब हम नॉर्मल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उस परमाप उत्पादन को, तो फिर उससे जो टाइम है वो आएगा एक्चुअल वर्किंग टाइम, और बाकी जो टोटल शिफ्ट के टाइम से अंतर करेंगे तो वो आ जाएगा अलाउंस का टाइम। तो ये इससे पता लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एनालिसिस होता है कि भाई अपने को नॉर्मल टाइम का जब पता होता है, वो नॉर्मल टाइम तो स्टडी करके उसको रिसर्च करके पता लगा लिया जाता है ऑब्जर्वेशन से कि नॉर्मल टाइम कितना आया, और नॉर्मल टाइम का जब पता लग जाता है तो स्टैंडर्ड टाइम का पता लग जाता है, स्टैंडर्ड टाइम का जब पता लग जाता है तो स्टैंडर्ड आउटपुट का पता लग जाता है, और स्टैंडर्ड आउटपुट का जब पता लग जाएगा तो उससे एक्चुअल टाइम वर्किंग और टाइम वेस्टेज दोनों का पता लग जाएगा, और टाइम जो अलाउंस के टाइम का पता लग जाएगा। और इस प्रकार से जब समय का विश्लेषण हो जाएगा तो फिर स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ये जो वेरिएंस ऑफ जो है लेबर वेरिएंसेस और मटेरियल वेरिएंसेस की बजाय लेबर वेरिएंसेस विशेष तौर से अपन कह सकते हैं, उनका पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। और ये जो है ये एनालिसिस कॉस्ट सेविंग के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दोनों ही दृष्टि से इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। इसलिए ये एक्चुअल में ये काम छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत ही उपयोगी काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में अपन इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर के उनको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।